आइए जी, अब हम करने जा रहे हैं ECHR, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ह्यूमन राइट्स वाले सब्जेक्ट के लिए। चलिए देखते हैं इसका मतलब। बहुत ही समराइज नोट्स बना के लाया हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाएं चीज़ें। इन्हीं वर्ड्स को आप फैलाकर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपका बहुत बड़ा कंटेंट हो जाएगा। ओके, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है। सबसे पहले भैया, यूरोपियन कंट्रीज़ का ऑब्जेक्टिव था कि ह्यूमन राइट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे पाए और उसका मेंटेनेंस कर पाएँ। ठीक है, इसलिए हमारी यूरोपियन काउंसिल ने कॉन्स्टिट्यूट करा ECHR को। इसका पूरा नाम है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। इसे अडॉप्ट किया गया 4 नवंबर 1950 को, एनफोर्स किया गया 3 सितंबर 1953 को। 2010 आते आते 47 स्टेट्स मतलब कंट्री, 47 स्टेट्स ने इसे साइन कर लिया। ये बेस्ड था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ UDHR। UDHR का मतलब होता है भैया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसमें हमारे कई तरह के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। एक हमारा यूनिवर्सल यानी हर कोई से मानता है, वो डिक्लेरेशन दिए रखा है ना। इसके बाद हम आते हैं राइट्स एंड फ्रीडम, जो कि ECHR में प्रोवाइड किए गए हैं। उससे पहले मेरा मकसद है कि आपको इसे एक बार रटवा दूँ मैं, है ना। तो एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या था यूरोपियन कंट्री का, कि हम ह्यूमन राइट्स को मेंटेन और प्रमोट करें। इसलिए यूरोपियन काउंसिल ने कॉन्स्टिट्यूट करा ECHR। आया था 4 नवंबर 1950 को, एनफोर्स हुआ 3 सितंबर 1953 को, 47 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से 2010 तक। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था? UDHR के। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। चलो जी, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके राइट्स और फ्रीडम देखते हैं क्या है। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल कहता है कि भैया सबके ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, फिर हमारा राइट टू लाइफ है। टॉर्चर से प्रोहिबिशन, किसी को बंधुआ मजदूर या कैदी मत बनाओ। सबको जीने का और सिक्योरिटी का अधिकार है। राइट टू फेयर ट्रायल, इसका मतलब होता है कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलेंगी वो किसी भी लाग लपेट के बिना चलेंगी। ठीक है, यानी एकदम जेन्युइन होगी चीज़ें। इसके बाद कह रहा है कि किसी को भी पनिशमेंट लॉ के बिना मत दो। इसके बाद कहता है जी सबको प्राइवेट और फैमिली लाइफ को मतलब जीने का अधिकार है। एक तरह से सबकी रिस्पेक्ट करो, प्राइवेट लाइफ की और फैमिली लाइफ की। सबको अपने विचार रखने का, अपने सोच का और अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है, अपनी मान्यताओं को पालन करने का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबको राइट है। इसके बाद हर कोई असेंबली बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है ना, और सबको शादी करने का अधिकार है। इसके बाद सबको इफ़ेक्टिव रेमेडी का अधिकार है, जैसे कि किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो सबको एक रेमेडी मिलनी चाहिए। इसके बाद हमारा प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन पे, किसी को भी मतलब वंचित ना किया जाए किसी भी चीज़ से। इसके बाद कहता है जी डेरोगेशन इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकती है कुछ राइट इमरजेंसी के सिचुएशन में, है ना। इसके बाद अगला आर्टिकल कहता है जी रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ एलियंस। यहाँ पे एलियंस का मतलब वो वाले एलियंस नहीं है, यहाँ पे एलियंस का मतलब है जो मतलब पर्सन है नॉन रेजिडेंट, पर्सन ऑफ अनदर कंट्री, उसे हम एलियन कहते हैं। यानी वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। इसके बाद भैया प्रोहिबिशन है एब्यूज़ ऑफ राइट का, किसी को भी राइट आप छीन नहीं सकते। इसके बाद लिमिटेशन ऑन यूज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट, यानी हर एक स्टेट को लिमिटेशन बता दी गई है कि आप किसी के राइट्स को किसी हद तक ही रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप उसे कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसकी एक सीमा बता दी गई है ना। इसके बाद भैया इसमें दिए गए हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स एक लीगली बाइंडिंग एडिशन या अमेंडमेंट है, जो ऊपर हमने पढ़ा था उससे अलग कुछ। ओरिजिनल ट्रीटी मतलब जो ओरिजिनली लिखा गया उससे अलग कुछ है, इन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं, है ना। इसका क्या काम होता है प्रोटोकॉल का? राइट और फ्रीडम जो कि कन्वेंशन ने दिए हैं उनको एक्सपेंड करना, उनको बढ़ाना, या फिर उनकी क्लैरिफिकेशन देना। एग्जिस्टिंग प्रोविज़न की कोई प्रोविज़न दे रखा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा तो उस पर हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना। इसके बाद भैया हमने ब्रीफ समरी उठाई है प्रोटोकॉल्स की। इसमें कई सारे प्रोटोकॉल हैं, नंबर इसके हैं 16 प्रोटोकॉल। तो देखते हैं एक एक करके। प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन एंड फ्री इलेक्शन।
अबॉलिश करनी है डेथ पेनल्टी एक्सेप्ट इन वॉर टाइम, यानी वॉर टाइम को छोड़ के डेथ पेनल्टी का अबॉलिश कर दो। अब ये प्रोटोकॉल जैसे जैसे बने थे वैसे वैसे नंबर पड़े, यानी पुराना प्रोटोकॉल है 2, 3 हमारा नया प्रोटोकॉल होगा उससे अगला। 3 प्रोटोकॉल कहता है भैया जो हमारे राइट्स दिए हुए थे लिबर्टी को लेके, फेयर ट्रायल को लेके, और एप्लीकेशन कैसे देनी है उसको लेके, तो हमने उसे अमेंड किया, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रोटोकॉल कहता है भैया कुछ राइट्स एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाएगा इन टाइम ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। इमरजेंसी लगती है तो हम कुछ राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर कहता है कुछ राइट जो लिबर्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है उन्हें एक्सपेंड किया प्रोटोकॉल 5 ने। अबॉलिश कर दी डेथ पेनल्टी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद एक्सपेंड कर दिए राइट रिलेटेड टू रॉन्गफुल कन्विक्शन एंड डबल जियोपार्डी, यानी किसी को अगर गलत कैद में ले लिया आपने तो उसके लिए अलग कानून बनाए गए। और डबल जियोपार्डी का मतलब होता है एक गुनाह के लिए 2 बार सज़ा। इसके बाद प्रोटोकॉल 8 कहता है भैया हमने राइट दिया है इंडिविजुअल को कि आप पेटिशन कोर्ट में डायरेक्ट दे सकते हो। और प्रोटोकॉल 9 कहता है रिफॉर्म कोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ एफिशिएंसी, यानी जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो काम करने का तरीका है कोर्ट का, उसको हमने और एफिशिएंट कर दिया, उसको हमने और रिफॉर्म कर दिए। 10वां प्रोटोकॉल कहता है कि हमने जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी उसको रिफाइन कर दिया, यानी कि उसके दायरे को बढ़ा दिया जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी। प्रोटोकॉल 11 कहता है हमने रिफॉर्म लाए हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में। प्रोटोकॉल 12 कहता है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया है सभी राइट्स में, कन्वेंशन के जो राइट्स हैं उनमें हमने वो हटा दिया डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद हमारा प्रोटोकॉल 13 कहता है हमने कम्प्लीटली एबॉलिश कर दी है डेथ पेनल्टी इवन इन वॉर टाइम। मैंने यहाँ पे हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पे 3 बार हमारी डेथ पेनल्टी की बात हुई है। एक बार यहाँ पे प्रोटोकॉल 2 में, यहाँ पे हमने वॉर टाइम में नहीं हटाई थी। यहाँ पे प्रोटोकॉल 6 में हमने एबॉलिश कर दी डेथ पेनल्टी इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। और यहाँ पे हमने कम्प्लीटली एबॉलिश, उसका नाम और निशान मिटा दिया, यानी ऊपर हमारा प्रोविज़न एग्जिस्ट करता होगा फिर भी, लेकिन हमने उसे कुछ समय के लिए रोक दिया होगा। प्रोटोकॉल 14 कहता है कि हमने कोर्ट के प्रोसीजर को रिफॉर्म कर दिया ताकि जो केस बैकलॉग्स, मतलब कि जो पुराने केस पेंडिंग थे उनको एड्रेस कर पाए कोर्ट। प्रोटोकॉल 15 कहता है कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसीजर कोर्ट का। प्रोटोकॉल 16 कहता है कि हमने अलाउ कर दिया नेशनल कोर्ट्स को कि आप एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं कोर्ट से, जो हमारे यूरोपियन कोर्ट हैं उनसे हमारी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एडवाइजरी सर्विस ले सकते हैं। इसके बाद भैया आता है यूरोपियन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसका गठन। सबसे पहले जितने भी सिग्नेटरी स्टेट होते हैं कमीशन के उतने ही मेंबर होते हैं। मान लो 50 सिग्नेटरी स्टेट हैं तो भैया 50 ही मेंबर होंगे, ठीक है। इसके बाद 2 मेंबर एक कंट्री के नहीं हो सकते। इलेक्ट कौन करेगा? कमेटी ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ वोट चाहिए। ड्यूरेशन क्या रहेगी मेंबर की? 6 साल। मेंबर रीअपॉइंट भी हो सकता है री इलेक्शन के द्वारा। इसके बाद हमारे फंक्शन क्या है यूरोपियन कमीशन के? ये कंप्लेन रिसीव करता है सिग्नेटरी स्टेट से थ्रू सेक्रेटरी जनरल। इसमें इंडिविजुअल, एनजीओ या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कंप्लेंट दाखिल कर सकता है अगेंस्ट हाई कंट्रोलिंग पार्टी, किसी अपने ही देश के खिलाफ, अगर उसका किसी राइट का वायलेशन हुआ है। इंडिया भैया यूरोपियन कन्वेंशन का मेंबर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, लिख के आ जाना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है यूरोपियन कमीशन का? कि इसमें इंडिविजुअल भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, इसको भी अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ शर्त है कि इंडिविजुअल कंप्लेन तभी फाइल कर सकता है जिस देश का वो है, वो देश इस कन्वेंशन को मानता है, यानी उसने अडॉप्ट कर रखी है कन्वेंशन, तभी वो मतलब कंप्लेन दाखिल कर सकता है। और जो कमीशन हमारा है वो कोई भी एनोनिमस कंप्लेन, यानी जिसका कोई नाम नहीं है जिसने भेजी है, ऐसी कोई भी कंप्लेन डील नहीं करेगा। ये सिर्फ वही कंप्लेन एग्जामिन करेगा जहाँ पे सारी डोमेस्टिक रेमेडी एग्जॉस्ट हो गई है, यानी जो कंप्लेन कर रहा है अगर उसके देश में उसने सब कुछ रेमेडी देख ली है, कोर्ट में चला गया, सब काम हो गया, फिर भी उसे न्याय नहीं मिल रहा, तभी एग्जामिन करेगा ये कमीशन। ये उस पेटिशन से डील नहीं करता जो कि ऑलरेडी एग्जामिन कर दी है कमीशन ने, खुद ने ही एग्जामिन कर दी, उसको दोबारा क्यों एग्जामिन करेगा, या फिर उसने किसी और प्रोसीजर के लिए कहीं और भेजी है,
या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस कंप्लेन पे। और कमीशन हमारी किसी भी पेटिशन को इनएडमिसिबल, मतलब उसमें जांच ही नहीं करता, वो अपने दाखिल ही नहीं करने देता, जो कि राइट ऑफ पेटिशन के अधिकारों को अब्यूज़ करता है, या फिर टाइम खोटी कर रहे हो आप कमीशन का, है ना। ऐसी कोई भी कंप्लेन को डील नहीं करेगा कमीशन, है ना। ये पूरे का पूरा आपका ECHR हो गया भैया। इसे 2-3 बार देख लेना, कीवर्ड्स अपने हाईलाइट करके। ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ तक आए हो तो वीडियो अगर लाइक करना चाहो कर देना, डिसलाइक करना चाहो कर देना। लाइक करने का मेन पर्पस होता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो और बच्चों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं बना के डाल दूँगा। थैंक यू।